दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मौका मिले तो कभी उस पुरानी पीढ़ी के साथ बैठकर संवाद बनाइए जिसने इस देश का विभाजन देखा था। और अगर उस पीढ़ी से नहीं मिल सकते हैं तो फिर उन किताबों को टटोलना शुरू कीजिए जहां पर इस देश के विभाजन का जिक्र था। उस दौर की त्रासदी क्या थी, उस दौर में कितनी बड़ी तादाद में लोग इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे थे। एक लकीर खींच दी गई थी, विभाजन की लकीर। और उस दौर की परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर उस वक्त भारत और पाकिस्तान, और उसमें भी वह हिस्सा जो कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था जो अब बांग्लादेश के तौर पर मौजूद है, अगर सबको आप मिला दीजिएगा तो लोगों की तादाद तकरीबन 39 करोड़ ही थी, जिसमें 33 करोड़ भारत के लोग थे, 3 करोड़ पाकिस्तान और 3 करोड़ जो पूर्वी पाकिस्तान जो मौजूदा वक्त में बांग्लादेश है। मौजूदा वक्त में इस 39 करोड़ से ज्यादा बड़ी तादाद में इस देश के भीतर ही लोग जब अलग अलग राज्यों में अपने घरों को छोड़कर कामकाज के लिए निकल गए, अब उन्हें वापस अपने घर लौटना है तो कमोवेश हर राज्य की सीमा पर एक ऐसी मोटी लकीर खिंची हुई है जिसमें वह इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। और इस पार से उस पार जाने के लिए उसे कोई वीजा नहीं चाहिए। उनके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट को देना चाहिए वह भी राज्य नहीं दे पा रहे हैं। न बसों का इंतजाम हो पाता है, न रेलगाड़ी का, न मोटर गाड़ी का इस्तेमाल हो पा रहा है, न अपने तौर पर लोग पैदल जाने की दिशा में भी रोका जाता है, लाठियां मारी जाती है। 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है। उस वक्त में 1947 में जितने कैंप लगे थे और जिस तरीके से शरणार्थी कैंप थे, उसकी पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली गई थी और उस समय रोटियां दी जा रही थी। मौजूदा वक्त में तो वह भी गायब है। और कितनी बड़ी तादाद में, जब हम जनसंख्या का जिक्र करते हैं, उस समय 1947 में पार्टीशन के वक्त तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख लोग इधर से उधर जा रहे थे, जिसमें अगर लगभग 75 लाख उधर से आना था, 75 लाख के लगभग इधर से उधर जा रहे थे। यह एक स्थिति थी। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है, राज्यों का पहले हम सिलसिला आपको बतला दें। उसमें यह समझने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग राज्यों के दूसरे राज्यों में कितनी बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 42 लाख लोग, बिहार के 86 लाख लोग, महाराष्ट्र के 70 लाख लोग, वेस्ट पश्चिम बंगाल के 60 लाख लोग, मध्य प्रदेश के 54 लाख लोग, राजस्थान के 44 लाख लोग, कर्नाटक के 40 लाख लोग, गुजरात के 38 लाख लोग, झारखंड के 26 लाख 37 हजार लोग, आंध्र प्रदेश के 26 लाख 82 हजार लोग, असम के 25 लाख 15 हजार लोग। ये सारे लोग इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। दिल्ली जैसी जगह में जो देश की राजधानी है, वहां पर भी 7.5 लाख लोग फंसे हुए हैं जो अपने अपने घरों में लौटना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन हम भेज पाने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी तादाद में जब हम लोगों के नाम और आंकड़े बता रहे हैं, उनको भोजन दे पाने की स्थिति में नहीं है। हां, उसके लिए ऐलान दर ऐलान जरूर हो रहा है। 8 करोड़ प्रवासी जो कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए 3.5 करोड़ का एक पैकेज का ऐलान हो गया, लेकिन कब तक उन तक क्या पहुंचेगा कोई नहीं जानता है। और इन परिस्थितियों में इस देश में राहत के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमें लगता है, उसका सच भी आज समझ लीजिए। और इस सच के समानांतर में यह बात भी दिमाग में रखिए, क्या इस देश के भीतर के जो भी सामाजिक राजनीतिक संगठन थे, बरसों बरस से जो इस देश के विकास को लेकर, इस देश के निर्माण को लेकर, इस देश के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ाने की जो सोच रखते थे, वह झूठ और फरेब नहीं था क्या? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बहुसंख्य तबका उस सिस्टम में एक पुर्जे के लिए भी अनुकूल नहीं बैठता है, उसको दरकिनार करके छोड़ दिया गया है। ऐसी परिस्थिति कैसे आ सकती है? क्योंकि एक संगठन, उसमें एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है। आज हम उसका खास तौर पर आपसे जिक्र करने वाले हैं। 100 बरस पूरे होंगे 5 बरस के बाद, और इन 90 बरस 95 बरस के दौर में कितनी रफ्तार से किन किन मुद्दों को लेकर यह संगठन आगे बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, लोगों की भावनाओं के साथ यह संगठन जुड़ा, इससे इनकार कतई नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब उस संगठन की वाकई उसकी अपनी विचारधारा के साथ जरूरत है, तब वो संगठन कहीं नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री तो उसी संगठन से निकले हुए स्वयंसेवक और प्रचारक हैं, तो क्या वो विचारधारा भी सत्ता में आने के बाद खत्म हो जाती है, या
सत्ता अगर अपने ही शख्स को मिल जाए तो फिर उस विचारधारा को ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए। क्या यह सोच है? किसानों के बीच किसान संघ का व्यक्ति नहीं खड़ा नजर आता है। मजदूरों के बीच भारतीय मजदूर यूनियन जो है, बीएमएस है, उसके लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। इस देश के भीतर में एफडीआई आ रहा है लेकिन स्वदेशी जागरण मंच खामोशी बरतता है। यह कौन सी परिस्थिति है? और इतनी बड़ी तादाद में, हमको लगता है आज तमाम आंकड़ों और फैक्ट के साथ भी आपसे चिंतन करें, लेकिन उससे पहले एक जिक्र हमें लगता है बार बार ये जरूरी है, क्योंकि इस देश के भीतर जो 50-20 लाख करोड़ का जिसका जिक्र हुआ कि हमने आपको इस रूप में राहत दे दी, एक उसका भी जिक्र आपसे करना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर इस देश के भीतर में चीजें परिवर्तित हो रही है तो क्यों ना मान लिया जाए कि अब अपने आप को ठीक करने के लिए ही हर कोई बेचैन है और इस देश के पूरे सिस्टम को ही अपने अनुकूल कर लेना चाहता है, और उसमें भी कहीं भागीदारी बहुसंख्य तबके की नहीं है। 20 लाख करोड़ का पहले सच सुन लीजिए, उसके बाद उस संगठन और आरएसएस का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि उसको तो उन चीजों को बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। यह संगठन ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में खामोश रह गया था। उस समय भी देश की आर्थिक नीतियों को लेकर इसने सवाल खड़े किए थे। तो मौजूदा वक्त में कौन सी बंदिश है? ये कौन सी परिस्थिति है? हम उनके डॉक्यूमेंट्स को कुछ टटोल रहे थे कि पुराने वक्त में उन्होंने क्या क्या कहा, किस किस रूप में कहा, और मौजूदा वक्त में वो क्यों नहीं कह पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। इस 20 लाख करोड़ का सच यह है कि इसमें सीधे जो पैसा गरीबों को दिया गया है उसकी संख्या सिर्फ 1,42,695 करोड़ ही है। 2 लाख करोड़ भी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? दरअसल जो प्रोविजन किया गया वो बहुत बड़ा हिस्सा बजट का ही हिस्सा है। उसमें आरबीआई ने भी पैसा दिया है, वह भी दिया, और बाकी एक लोन की प्रक्रिया है। और इसको अगर समझना चाहते हैं बहुत सरल शब्दों में तो इसको इस रूप से समझिए कि शुरुआती दौर में कहा गया 1,70,000 करोड़ रुपए हम गरीब कल्याण पैकेज देंगे। किसी के भी जहन में जाएगा कि वाकई 1,70,000 करोड़ जो है वह तो सरकार दे रही है। उसके भीतर का सच यह है कि 17,380 करोड़ वह प्रधानमंत्री किसान फंड का हिस्सा था जो उनको देना ही था। उसके अलावे जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस जो लिया जाता है उसके फंड से 31,000 करोड़ रुपए निकाले गए। वह भी उन्हीं का पैसा था जो वेलफेयर के लिए था, जो मजदूरों के वेलफेयर का होता है। उसके अलावे जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड होता है उसमें से 35,924 करोड़ निकाला गया, 925 करोड़। इन तीनों को मिला दीजिएगा तो 84,305 करोड़ रुपए दरअसल ये गरीब कल्याण पैकेज में ये शिफ्ट हुए। सरकार ने जो दिया इसमें वो सिर्फ 85,695 करोड़, ये रकम दी 86,695 करोड़ की। इसके अलावे जो बड़ा पैसा दिया वो बहुत साफ तौर पर मनरेगा का दिया 40,000 करोड़ का। यह भी पैसा सरकार ने दिया, बिल्कुल इससे इनकार नहीं है। यह अलग मसला है कि मनरेगा का बजट इस बजट में पिछली बार की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया था, और क्यों कम किया गया था नहीं समझ में आएगा। तो 40,000 करोड़ रुपए, चलिए उसको भी जोड़ लेते हैं। ईपीएफ में जो योगदान दिया गया है वह 3,000 करोड़ का है। जो प्रवासी मजदूरों के लिए जिस बात का भोजन का जिक्र है वो 3,500 करोड़ का है। जो एमएसएमई में जो इक्विटी जो देने की बात है उसके लिए लगभग 10,000 करोड़ का, ये लगभग 1,40,000 करोड़ से ज्यादा की स्थिति नहीं बनती है, और इतना ही पैसा दिया गया है। लेकिन सरकार कहती है हम इसमें जोड़िए शिशु मुद्रा लोन भी, लोन शब्द भी जोड़िए, जिसके लिए 1,500 करोड़ है। आप इसमें यह भी जोड़िए कि जो सीएलएसएस हाउसिंग कर्ज है जिस पर ब्याज सब्सिडी दी जा रही है 70,000, उसको भी जोड़िए। जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस की जो फॉर्मुलेशन स्कीम है जिसके लिए 50,000 करोड़ दिया जा रहा है उसको भी जोड़िए। फल सब्जी ट्रांसपोर्ट स्टोरेज की जो व्यवस्था की जा रही है उसका जो 40,000 करोड़ है उसको भी जोड़िए। जो मछली पालन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 20,000 करोड़ है उसको भी जोड़िए। पशुपालन योजना में 15,000 करोड़ है उसको भी जोड़िए। हर्बल खेती को हम बढ़ावा देंगे उसके लिए जो 4,000 करोड़ है उसको भी जोड़िए। वाइबिलिटी गैप की जो फंडिंग है उसके लिए जो 8,000 करोड़ है उसको भी जोड़िए। हेल्थ सिस्टम हम ठीक करेंगे 15,000 करोड़, उसको भी जोड़िए। टीडीएस में रियायत दे रहे हैं उसके लिए जो 8,000 करोड़ का बोझ हम पर आ रहा है उसको भी जोड़िए। यानी दे नहीं रहे हैं, बल्कि सरकार के पास
जो पैसा आना चाहिए अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको भी सरकार ने मान लिया कि ये 20 लाख करोड़ का हिस्सा है। और इन सारी चीजों को भी अगर आप जोड़ लीजिएगा तो भी सरकार के हिसाब से 3,15,000 करोड़ से ज्यादा आगे बात बढ़ेगी नहीं। यानी इन सारी परिस्थितियों को भी जोड़ते चले जाइए तब भी। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि आरबीआई द्वारा डाला गया पैसा, जो कि 27 मार्च को पहली बार डाला गया 3,74,000 करोड़, जो कि पैसा डालने का मतलब था जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन था उसमें लगभग 1 लाख करोड़ डाला गया था। फिर सीआरआर कट जो किया गया था उसके लिए 1,37,000 करोड़ था। और फिर एसएलआर जो 2% से 3% किया गया वह 1,37,000 उसके अलावे था। फिर 17 अप्रैल को फिर लगभग 1 लाख करोड़ आरबीआई ने किस रूप में दिया? टीएलटीआरओ के जरिए 50,000 करोड़ उसमें दिया। और उसके अलावे जो रीफाइनेंस किया था सिडबी को, नाबार्ड को, एनएचबी को, वह 50,000 करोड़ भी जो सरकार ने अपने फंडिंग में जोड़ लिया। और म्यूचुअल फंड के लिए जो स्पेशल लिक्विडिटी जो संकट में था म्यूचुअल फंड, उसमें भी 50,000 करोड़ डाले, वह भी उस पैकेज का हिस्सा हो गया। और इस पैकेज के हिस्से के बाद ये सब जो हो रहा था, इसके बाद जब प्रधानमंत्री ने कहा पुराना भी जोड़ लीजिएगा, नया भी जोड़ लीजिएगा, तो इसमें जब देने की स्थितियों में आप जब इसके भीतर झांकने की कोशिश करेंगे तो चाहे वो 13, 14, 15, 16, 17 5 दिन लगातार इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बताया उसका बेसिक तत्व यह था, अब हमसे इकोनॉमी नहीं संभलेगी, अब हम अपने कंधे पर वेलफेयर स्टेट का बोझा नहीं उठाएंगे, हम इसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे, हम विदेशी निवेश मैक्सिमम करेंगे और हर सेक्टर को खुला कर देंगे। जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाए, जिस एमएसएमई को हिम्मत है वह लोन ले और अपने आप को डेवलप करे। कमाल की स्थिति है ये। और इन स्थितियों के बीच में संघ खामोश है। हम आज इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमें लगता है कि आज उन पन्नों को पलटने की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस इससे पहले अपनी जो पहचान के साथ जीती रही है, हमको लगता है पहले वह सुन लीजिए। क्योंकि आरएसएस ने कई मौकों पर इस देश की आर्थिक नीति को लेकर और देश कैसे चलना चाहिए इसको लेकर बड़ी साफगोई के साथ अपनी प्रतिनिधि सभा में बड़े बड़े प्रस्ताव पास किए हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसके बाद 21 अक्टूबर 1965 को केंद्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। इसमें एक पॉलिसी जो रखी गई थी उसमें कहा गया था कि अमेरिकी गेहूं नहीं लेना चाहिए, किसानों और व्यापारियों को वितरण व्यवस्था के तालमेल बैठाने का भी जिक्र किया गया था। और यह भी कहा गया था कि देश की जो शासन और सरकार है वह अपने दायित्व को समझे। कब 60s का जिक्र हम कर रहे हैं, जो संगठन 1960 में इस देश के किसानों का जिक्र करता है, व्यापारियों को उनसे जुड़ने का जिक्र करता है और सरकार को भी कहता है कि आप भी जुड़िए। और इस देश में जब एक एक कण बचाने का जिक्र हो रहा है, अन्न बचाने का जिक्र हो रहा है, तो कम से कम सत्ता और सरकार को भी साथ खड़े होना चाहिए। किसे ये अच्छी बात नहीं लगेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में कोई भूखे मर रहा है। रायसीना हिल्स पे इस देश में रईसी हो रही है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बाबुओं की फौज अपने तौर पर पॉलिसी का निर्माण कर रही है और बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को हम यहां से ले आएंगे, इतने लाख लोगों को यहां से ले आएंगे, एसी कमरे हैं, मस्ती है। इस दौर में इस रूप में काम हो रहा है। हमें लगता है इसके भीतर और जाने की कोशिश कीजिए। हम इन बातों का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वैचारिक तौर पर इस देश को प्रभावित करता है और संयोग से उसी संगठन से निकला हुआ शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो क्या उस विचारधारा की महत्ता खत्म हो जाती है या सत्ता पाना है इसलिए ऐसे विचार ऐसे संगठन रखते हैं? एक सवाल है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं पहले कि किस किस रूप में क्या क्या जिक्र किया गया। 1959 बहुत साफ तौर पर कहा गया, जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण और स्वामित्व स्थापित करने की सरकार की प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप सत्ता का एकाधिकरण बढ़ रहा है और जिस तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो रही है, उसके हक खत्म हो रहे हैं और उसके लिए कुछ काम सरकारें नहीं कर पा रही है। और इसमें उन्होंने वाणिज्य और इंडस्ट्री का जिक्र भी किया। यह हम आपको बता रहे हैं, मार्च 1959 ये पास किया गया था सरकारी नियंत्रण के खिलाफ। वहां पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बहुत साफ तौर पर किया गया था। उसके बाद जिस स्वदेशी का जिक्र हम आपसे करना चाहते थे उसकी एक महत्ता है। इसलिए महत्ता है क्योंकि स्वदेशी का जिक्र
जो पहली बार गुरु गोलवलकर ने भी किया, जो कि हेडगेवार के बाद सरसंघ चालक बने थे, उन्होंने देखिए बड़े शानदार तरीके से बताया कि हमारे सामने तो अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार ही स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा थी, लेकिन धीरे धीरे उनको ये लग रहा है, ये 1952 में आज़ादी के तुरंत बाद पुणे में उनके ये व्यक्त विचार है जो उनके डॉक्यूमेंट से हमने निकाले हैं। उसमें गुरु गोलवलकर कहते हैं कि देश में उत्पन्न ना होने वाली किसी आवश्यक वस्तु या सैन्य समर्थ को बढ़ाने के लिए या रोग निवारण औषधि को लाने के लिए तो विदेशों से लाया जा सकता है, लेकिन यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें जो चीज हम अपने यहां बना सकते हैं वह भी विदेशों से ला रहे हैं। उसमें उन्होंने उदाहरण सोचिए उस समय दिया कि नाखून रंगने का रंग, मुंह पोतने की सफेदी, बाल संवारने की पिने, पत्ते, यानी निरुपयोगी काम में भी हम लोग अपने देश की पूंजी को बाहर भेज रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए। 1952 का जिक्र कर रहे हैं। और अगर आप आधुनिक दौर में आना चाहते हैं तो 1992 में, अब आप सोचिए कि स्वदेशी का आह्वान ये लखनऊ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई थी आरएसएस की। उसमें इन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि किसी भी हालत में इस देश के राजनीतिक नेतृत्व को स्वदेशी भावना को अपनाना होगा जिसका अभाव है, और सत्ता अगर हम सोचें किस रूप में रहेगी तो इस रूप में रहनी चाहिए जहां पर इस देश को आर्थिक पराधीनता और बेरोजगारी विदेशी पूंजी के आधार पर नहीं हो। इस बात का जिक्र किया जाता है। इतना ही नहीं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, बैंकिंग, आर्थिक सेवाएं ही नहीं, प्रतिरक्षा, आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सभी क्षेत्रों में हमको खुद काम करना है। हमें विदेशी एफडीआई और विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं करना है। लेकिन हफ्ते भर पहले ही जो सामने रखा गया फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए, उसमें जो एफडीआई खोला गया, उसमें आणविक ऊर्जा का जिक्र भी है, अंतरिक्ष अनुसंधान का जिक्र भी है, प्रतिरक्षा का जिक्र भी है, बैंकिंग का जिक्र भी है, तमाम इंडस्ट्री का जिक्र भी है। सारी चीजें ठीक उलट है। यानी एक सोच जो है एक संगठन के भीतर में और उसके इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है। इतना ही नहीं, उसके बाद आइए 93 में जून में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की जो बैठक हुई थी उसमें कुछ चीजें पास की गई थी। ये पास की गई चीजों पर नजर डालिए। उसमें कहा गया था विदेशी पूंजी निवेश को प्रवेश नहीं देना है। उसमें कहा गया था कि विदेशी बैंकों व अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए जो द्वार खोले उसको बंद किया जाए, और जो बाहर से माल आता है उस पर जो हम लोग टैक्स कम कर दिए हैं वो टैक्स को बढ़ाइए। यानी ये सारी चीजें हो रही हैं। इतना ही नहीं, इसमें तो यह भी लिखा गया था कि जो औद्योगिक क्षेत्र में हमारे यहां की इंडस्ट्री है वो चरमरा रही है, उसको किसी भी हालत में बचाइए। एफडीआई और बाहर से आने वाली इंडस्ट्री खत्म कर देगी। और देखिए हफ्ते भर पहले इस देश के भीतर में पीएसयू जितने भी चल रहे हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट तो एक मार्फत है, उसके ठीक समानांतर में कहा जा रहा है पीएसयू के पैरेलल में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी आ जाए। और इतना ही नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर उसी प्रोडक्ट को उसी तरीके से बनाना चाहता है वो चाहे तो बनाए, और ये सरकार अपने तौर पर उस सबके शेयर भी बेचने को तैयार है। कमाल की स्थिति है। ये लगातार चलते रहा है। और इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में जब आर्थिक नीतियां बन रही थी उस पीरियड में जरा सा इधर से उधर बात हुई थी, और उस वक्त यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। आगरा में स्वदेशी जागरण मंच की बैठक थी, उसमें मौजूदगी जब थी उसमें गोविंदाचार्य की मौजूदगी थी, मदन दास देवी की मौजूदगी थी, गुरुमूर्ति की मौजूदगी थी, और दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जिस रूप में वहां पर मौजूद होकर चिताया था और इस बात का जिक्र किया था कि किसी भी हालत में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर तक को बदलना की स्थिति आ गई थी। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा क्यों नहीं है? और मौजूदा परिस्थितियों में जिस संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसी संगठन से निकला हुआ शख्स ही प्रधानमंत्री है, तो हमें लगता है कि कुछ इसके अध्ययन को और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की, आरएसएस के साथ खड़े हुए लोगों की, जिनको दरकिनार लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, गोविंदाचार्य हो, प्रवीण तोगड़िया हो, संजय जोशी हो, या फिर शिव कुमार जिन्होंने मंदसौर में किसानों का आंदोलन किया था शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौर में।
उनको भी एक लंबी, घनश्याम तिवारी जो लंबे समय तक आरएसएस के साथ जुड़े रहे, बीजेपी से राजस्थान, ऐसी बड़ी तादाद है। इतना ही नहीं, सब चीजों को कैसे क्यों बदल दिया गया। हमें लगता है कि इस बात को थोड़ा अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि गुजरात में जब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय बिजली का बिल बढ़ाया गया था। और सोचिए 2003 में आंदोलन किसान संघ ने खड़ा कर दिया। उस समय मनमोहन वैद्य वहां पर हुआ करते थे और आरएसएस ने किसी भी तरीके से समझौता करने से इनकार कर दिया। लंबा आंदोलन चला। यह अलग बात है कि उसके बाद सत्ता की ताकत का एहसास आरएसएस को भी धीरे धीरे हुआ। मनमोहन वैद्य को वहां से हटाकर चेन्नई भेज दिया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है कि मनमोहन वैद्य नहीं है, वो है। और ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस नहीं है, वह भी है। फिर कहां पर गड़बड़ी हो रही है और फिर ये आवाजें खामोश क्यों हैं? दरअसल क्या ये माना जाए कि एक ऐसे संकट काल के दौर से हमारी राजनीतिक परिस्थिति गुजर रही है जिसमें सत्ता जिसके पास रहेगी, जनता उस पर आश्रित रहेगी और उस सत्ता के टिके हुए लोग जो होते हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर पॉलिटिकल पार्टी भी होती है और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन भी होते हैं, उन्हें भी ये महसूस होने लगता है कि मुश्किल तो है और गलत निर्णय तो लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर सत्ता चली जाएगी हमारे ही शख्स की तो हमें तो और मुश्किल होगी। तो दो मुश्किल में से किसको रास्ते को चुना जाए? तो इसी को चुनिए, जैसे भी निर्णय लिए जा रहे हैं लेने दीजिए। क्या ऐसी स्थिति है? यकीनन ये हो सकता है और यही स्थिति इस देश के भीतर की है। बार बार इस बात का संकट सामने उभर कर आता है कि अगर गलत निर्णय लिए जा रहे हैं, इकोनॉमिक विजन नहीं है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, आने वाले 6 महीने में कैसा क्राइसिस इस देश में होगा कोई नहीं कह सकता है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जितनी बड़ी तादाद में सरकार के डाटा बता रहे हैं, सीएमआई कह रहा है कि दरअसल 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। जो स्टार्टअप्स हैं 70% स्टार्टअप्स खत्म हो गए हैं, बाकियों के पास महीने का पैसा देने के लिए कैश तक नहीं है। एमएसएमई का एक अलग संकट है। इसमें जो बात कही जाती है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत शानदार हवा चल रही, इसके मतलब क्या होंगे? हमें लगता है कि यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय मजदूर संघ कोई आज तो बना नहीं है, 1955 में बना था। भारतीय किसान संघ, इसकी पहली बैठक जो हुई थी, दत्तोपंत ठेंगड़ी का जो भाषण था 13 मार्च 1978 को, और उसके बाद 1979 में ये मार्च में बन गया। उस समय वो किसानों के लिए ही जीने मरने का जिक्र कर रहे थे। भारतीय मजदूर संघ इस देश के मजदूरों के लिए ही सब सारी बातों का जिक्र करता। 1.5 करोड़ सदस्य हैं बीएमएस के, और जिस तरीके से तमाम उनके हक और उनके अधिकार खत्म कर दिए, उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं चीजें बच पा रही हैं। इसी तरीके से स्वदेशी जागरण मंच 91 में जब बना तो उसके पीछे एक सोच थी, वह सोच मौजूदा वक्त में गायब हो गई। हमें लगता है कि जिन परिस्थितियों में मौजूदा वक्त आकर खड़ा हो गया है, वो शायद सबसे बुरी स्थिति में इस देश के 95 बरस को जीत सके आरएसएस के सामने। ये वो आरएसएस है जो 1930 में, जिसकी सिर्फ 16 शाखाएं थीं विदर्भ में, और मौजूदा वक्त में लगभग 69,000 शाखाएं हैं पूरे देश भर में। सोचिए इसका विकास कैसे होता है। 1930 में 16 शाखाएं सिर्फ विदर्भ में, 1940 में 700 शाखाएं विदर्भ और महाराष्ट्र और 5 प्रांत में और फैल गया। 77 आते आते इमरजेंसी के पीरियड के बाद की परिस्थिति में इसमें बड़ी तेजी आई। फिर 1994 में अयोध्या आंदोलन के बाद ये 30,000 पार कर गया इसकी शाखाएं। गुजरात दंगों के बाद जिस तरीके से फैलाव हुआ 43,000 तक पहुंच गया, और धीरे धीरे जब इनकी अपनी सत्ता मौजूदा वक्त में आई तो ये 69,000 हो गया है। 2006 में ये 56,000 था। इसका मतलब है कोई भी घटना के दौर में आरएसएस जिन विचारों को रखती थी, अपने आप को विस्तार देती थी। मौजूदा वक्त में वो सारी चीजें गायब है। और ऐसा भी नहीं है कि संकट काल में आरएसएस ने काम नहीं किया है। सूरत में प्लेग आया था, प्लेग में कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन स्वयंसेवक वहां पर मौजूद था। इंडो चाइना वार के समय भी संघ ने सेवा की थी इस देश की। मौजूदा वक्त में जानकारी मिली कि दरअसल 1 लाख स्वयंसेवक जो है देश के अलग अलग हिस्सों में राशन बांट रहे हैं। 14 अप्रैल को पहली जानकारी आई, 10 लाख फैमिली के पास पहुंच गए। 29 अप्रैल को दूसरी जानकारी आई, लगभग 15 लाख परिवारों तक पहुंच गए। फिर जानकारी आई कि लगभग 30 लाख परिवारों तक पहुंच गए। यह स्थिति आ गई है। इस देश को आगे किस रूप में चलना है, इसको लेकर कोई सोच नहीं है क्या? और जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो आप सोचिए कि इस देश के भीतर में बड़ी तादाद में इन तमाम के ऑफिसेस चलते हैं। बीएमएस के हेडक्वार्टर्स हैं, अलग अलग शहरों में ऑफिस चलते हैं, स्वदेशी जागरण मंच के ऑफिसेस हैं। हमें यहाँ आता है कि जब आप सत्ता के अनुकूल हो जाते हैं और सत्ता के लिए काम करना चाहते हैं तो याद कीजिए आर्य समाज
भवन कैसे खाली पड़ा हुआ रहता है, या फिर सर्वोदय भवन कई जगहों पर आपको खाली मिल जाएगा, आप सत्ता के करीब हो गए। बीएमएस का भी यही हाल होगा क्या? और हमें तो एक चीज़ और जानकारी लगती है कि अहमदाबाद में एक वणिकार भवन है, जो आज की तादाद में, हमने वहाँ पर रिपोर्टर से पूछा जो हमारे साथी है, वहाँ की क्या हालत है, वहाँ कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है? पता चला कुछ नहीं। वणिकार भवन का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, 32 साल तक वहाँ हिंदुत्व का झंडा लहराते रहा और वो एक लिहाज से ग्राउंड जीरो हो गया था। और प्रवीण तोगड़िया वहाँ से निकले। प्रवीण तोगड़िया ने निकलने के बाद एक गौशाला में आश्रय लिया और उन्होंने बनाया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल। हमने उनसे भी संवाद किया, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम देश के लगभग 580 स्थानों पर 35 लाख लोगों को भोजन दे चुके हैं। लेकिन अगला सवाल, जो आरएसएस से जुड़े हुए ऐसे लोग थे जो निकल चुके हैं, उनसे जब हमने बातचीत करनी शुरू की और जो कैडर था उससे भी जब बातचीत की, दो बातें सामने आई। जो आरएसएस का जो अधिकारी वर्ग है, जो लगभग 2% है, 98% ग्रास रूट पे है। ग्रास रूट के सामने ये प्रॉब्लम है कि वो कैसे काम करेगा और किस रूप में काम कर पाएगा। और वो जो भी नया संगठन आता है उसके साथ जुड़ जाता है। एक बड़ा शिफ्ट बजरंग दल का जैसे तोगड़िया के साथ हो गया, उनके साथ लोग चले गए, या फिर हिंदू परिषद, जो विश्व हिंदू परिषद थी, उससे भी लोग वहां से निकल कर चले गए। अलग अलग संगठनों के जरिए काम करने की स्थिति में आ जाती है। अब कांग्रेस का सेवा दल भी जो था, वह भी जब ठप पड़ गया तो आपको जानकर हैरत होगी वहां के लोगों की बेचैनी थी, काम क्यों नहीं हो पा रहा है। और जब आरएसएस ठप पड़ा तो आरएसएस के कुछ लोगों ने कहा कि हम अगर सेवा दल में चले जाएं तो क्या कांग्रेस के सेवा दल को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो समाज के भीतर ही काम करना है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है, होती है ग्रास रूट की। इस स्थिति में यह देश जीता है, संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन सत्तानुकूल अगर सारी चीजें होने लगे और उसी के लिए काम होने लगे तो लगता है कि जब आप विरोध भी कर रहे थे तो सत्ता पाने के लिए विरोध कर रहे थे, और सत्ता मिल गई तो आप खामोश हो गए। इसीलिए ये पूरी की पूरी परिस्थितियां हमारे जहन में इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण आती है, क्योंकि हर फिलॉसफी को इस दौर में, संकट के दौर में उलटा पलटा जा रहा है। जो सोच थी आत्मनिर्भरता की, वो आपने एफडीआई पर निर्भर कर दी, विदेशी कंपनियों पर निर्भर कर दी। जो आपकी सोच थी कि इस देश को आत्मनिर्भर होने के लिए अपने जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको चलाना, उसको बेचने की स्थिति में ले आए। इस देश के भीतर में जो एक सामाजिक दबाव आरएसएस के जरिए बनना चाहिए था, वो गायब हो गया। एक ऐसे क्राइसिस की परिस्थिति है इस देश के भीतर में, जो एक शून्यता है कि आने वाले वक्त में जब संकट और गहराएगा तब कौन किस पर भरोसा करेगा, या हर कोई, इतनी बड़ी तादाद में इस देश में 130 करोड़ लोग अकेले ही होंगे क्या? एक सामूहिकता का बोध नहीं होगा क्या? क्योंकि अलग अलग राज्यों की सीमाओं को पार करना जब मुश्किल है, और क्या इस देश के भीतर में जिस तरीके से पुलिस डंडे मार रही है, तो क्या आने वाले वक्त में यह एक स्थिति है जो क्या खाकी ही चलाएगा? खादी स्थिति गायब होगी और खाकी में तब्दील हो जाएगी। ये एक सोच है कि क्या होने वाला है। और इस संकट में हमें लगता है कि एक बड़ा चैलेंज संघ के सामने है, नहीं तो वो खत्म हो रहा है। बीजेपी के सामने है, जिन्हें लगता है कि मौजूदा वक्त में अगर क्राइसिस है तो उसमें उसको निकलना चाहिए, तो उसको निकलना चाहिए। सवाल ये नहीं है किसके पास गद्दी रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, कौन चलाएगा, क्या चलाएगा। देश से बड़ा चीज कैसे हो सकती है कोई भी राजनीतिक सत्ता देश के लिए। लेकिन यह सोच अगर झटके में हर जगह हावी हो गई है कि हम रहेंगे तो ही सारी चीजें हम करेंगे, तो हमारे रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर यह सोच है तो जो बना हुआ है गद्दी पर, वह तो उस गद्दी के लिए ही जिएगा और मरेगा। वो यही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।